दोस्तों नमस्कार। हर कोई जान चुका है कि उत्तर प्रदेश 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ना सिर्फ 80 सीटों के लिहाज से बल्कि उत्तर प्रदेश के भीतर से जो राजनीतिक ध्रुवीकरण 22 जनवरी के बाद से इस देश में राम मंदिर को लेकर उठेगा और जिस दिशा में बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद सक्रिय होंगे, उसके बाद इस देश के भीतर कोई दूसरा मुद्दा क्या वाकई मायने बिल्कुल नहीं रखेगा। यानी बीजेपी का परसेप्शन राजनीतिक तौर पर बहुत साफ है। उत्तर प्रदेश उसके केंद्र में है और इस देश के भीतर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा दिल्ली में स्थापित है। लेकिन यही सवाल पहली बार इंडिया के भीतर कुलांचे मार रहा है और इंडिया के भीतर अब कांग्रेस लगातार इस बात पर जोर दे रही है कि सवाल यह नहीं कि महाराष्ट्र में शिवसेना और शरद पवार के साथ मिलकर वहां पर बीजेपी को हरा दिया जाए या ममता बनर्जी और वामपंथियों के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सीटें कम कर दी जाए या यही स्थिति बिहार में हो, यही स्थिति झारखंड में हो और यही स्थिति उत्तर प्रदेश में हो। बिल्कुल नहीं। नया सवाल यह है कि परसेप्शन अगर इस देश की राजनीतिक सत्ता को पलटने का नहीं बनेगा तो राज्यों के भीतर गठबंधन कोई मायने नहीं रखेगा। यानी सीटों के तालमेल कितने भी कर लीजिए, जब तक इंडिया गठबंधन सीटों के तालमेल के आश्रय ही सही, लेकिन एक संपूर्ण देश के तौर पर इंडिया अपनी पहचान दिल्ली की गद्दी पर परिवर्तन के साथ वो आ रही है, यह मैसेज अगर नहीं देगी तो फिर कहीं भी कोई भी समझौता हो जाए, चुनावी जीत मिलनी मुश्किल होगी। और उसके केंद्र में उत्तर प्रदेश है। अब कांग्रेस इसे खुले तौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति के बीच खड़े होकर समझाने में लग चुकी है। और सवाल यह नहीं है कि कौन बड़ा भाई है, कौन छोटा भाई है। सवाल यह भी नहीं है कि किसके पास कितनी सीटें दी जाए। सवाल यह है क्या यह परसेप्शन इंडिया गठबंधन बनाने को तैयार है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी का बोरिया बिस्तर सिमट जाएगा। क्या वाकई यह परसेप्शन बन पाएगा कि 2024 के चुनाव के केंद्र में अगर उत्तर प्रदेश और अयोध्या या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा और उसके बाद हिंदुत्व के नारे लगाते हुए बीजेपी अगर दिखाई दे रही है तो उसी उत्तर प्रदेश की जमीन पर खड़े होकर इंडिया गठबंधन सीधी चुनौती यह कहकर दे सकता है कि जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, जो दलितों की स्थिति है, जो ओबीसी की मांग है और इन तमाम परिस्थितियों के बीच डामाडोल किसान की स्थिति हो या महिलाओं की परिस्थितियां हो, सबको जोड़कर क्या उत्तर प्रदेश में चुनौती दे पाने की स्थिति में इंडिया गठबंधन खड़ा हो पाएगा। इसीलिए सवाल यह नहीं है कि अखिलेश यादव यह सोचें कि वह अकेले हैं। सवाल यह भी नहीं है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी से कम सीटों पर चुनाव लड़े और जयंत चौधरी दूसरी तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर ही परिस्थितियों को संभाले। सवाल पहली बार यह है कि क्या मायावती को भूला जा सकता है, उन्हें अलग थलग किया जा सकता है, वो अलग से चुनाव लड़े और दूसरी तरफ इंडिया हो और सामने बीजेपी या कहे मोदी की अगुवाई में खड़ी हुई पूरी की पूरी हिंदुत्व की वह टोली हो जो कि राम मंदिर के आश्रय चुनावी मैदान में कूदेगी। तो उसको चुनौती के तौर पर कैसे स्वीकार किया जाए। और कांग्रेस पहली बार इस प्रयासरत में है कि अखिलेश यादव भी इसकी गंभीरता को समझे और मायावती भी पुराने राग को छोड़े और नए तरीके से सोचना शुरू करें कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन के साथ अगर वो जुड़ जाती हैं तो समूचे देश में एक मैसेज जाएगा। और अगर उत्तर प्रदेश की 80 सीटों के समीकरण को ही परखना शुरू कर दें तो एक बात तो तय है कि अगर हिंदुत्व के आश्रय या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद जिसे मुद्दा देशव्यापी तौर पर बीजेपी बनाना चाहती है, अगर वह उत्तर प्रदेश में चुनौती देने के लिए जातीय समीकरण के आधार पर वोट खड़े हो गए तो बीजेपी के लिए इन 80 सीटों पर जीतना मुश्किल हो जाएगा।
क्योंकि अभी तक ऐसी स्थिति आई नहीं है जहां पे कांग्रेस, बीएसपी और समाजवादी पार्टी और आरएलडी यानी चारों राजनीतिक दल एक साथ बीजेपी के सामने चुनाव मैदान में हो। 2014 को याद कीजिए तो बीएसपी की अलग राह थी, समाजवादी पार्टी की अलग राह थी। 2019 को याद कीजिए तो समाजवादी पार्टी और मायावती एक साथ खड़ी थी, लेकिन कांग्रेस अलग खड़ी थी। उस दौर में और इस दौर में एक अंतर और आ चला है। यह पहली बार है कि 2024 का चुनाव चाहे अनचाहे अयोध्या या राम मंदिर के इर्द गिर्द ही होने वाला है, और यह चुनाव 2014 और 2019 में नहीं हुआ था। तो क्या वाकई उत्तर प्रदेश की वह राजनीति एक बार फिर से जागृत हो सकती है जो कि 1990, 91, 92, 93 या 96 में जागृत हुई थी, जब राम मंदिर आंदोलन था, जब बाबरी मस्जिद विध्वंस था और उसके बाद कल्याण सिंह की सरकार बर्खास्त की गई और फिर से चुनाव हुए, लेकिन कल्याण सिंह सत्ता में नहीं लौट पाए। और उन परिस्थिति को याद कीजिएगा तो कांशीराम जिन मुद्दों को उठा रहे थे, मुलायम सिंह यादव जिस राजनीति को साध रहे थे, दोनों ने बहुत ही शालीनता और हुनरमंद तरीके से उस दौर में बीजेपी को परास्त कर दिया, जिस दौर में सबसे ज्यादा सांप्रदायिक वोटों का ध्रुवीकरण और कहीं नहीं उत्तर प्रदेश के भीतर था, या कहें देश के भीतर था तो उत्तर प्रदेश उसका केंद्र था। कांग्रेस इसीलिए दरवाजा अब सीधे तौर पर मायावती का खटखटा रही है, सीधे तौर पर अखिलेश यादव को समझा रही है कि हर किसी को छोड़ना होगा, क्योंकि सबको एक बात तो समझ लेनी होगी। 2024 के बाद की परिस्थिति अगर बीजेपी जीत जाती है और ज्यादा ठसक के साथ मौजूदा बीजेपी सत्ता या कहें मोदी की अगुवाई में बीजेपी सत्ता में लौटती है, तो उसके बाद की परिस्थिति में समाजवादी पार्टी भी भूल जाए कि 2027 के विधानसभा चुनाव में वह सत्ता में आ पाएगी। लकीर 2024 में ही खींचनी है, और राजनीतिक तौर पर उत्तर प्रदेश के भीतर सामाजिक, आर्थिक और वोटिंग पैटर्न को अगर समझें तो बीजेपी को चुनौती देना आसान नहीं है। सिर्फ एक मैसेज इस देश के भीतर देने की जरूरत है कि चाहे वो झारखंड सरीखा छोटा राज्य हो, चाहे दिल्ली केंद्र शासित राज्य के तौर पर 7 सीटों के साथ क्यों ही ना हो, लेकिन देश भर के भीतर यह मैसेज हो कि यह इंडिया गठबंधन इसलिए है क्योंकि वह 2024 में दिल्ली की सत्ता के तख्त को पलटने की स्थिति में जनता के साथ खड़ा हो चला है। क्या यह स्थिति संभव है? हमें लगता है इन स्थितियों में जो बातचीत हो रही है उसमें सबसे महत्वपूर्ण मोड़ जिस दौर में राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश में कदम रखेंगे और जिसकी शुरुआत बनारस से होगी, वहां पर अगर मायावती इस न्याय यात्रा के साथ राहुल गांधी के साथ चल पड़ती हैं तो एक झटके में उत्तर प्रदेश की समूची राजनीतिक परिस्थितियां बदल जाएंगी। यानी दो प्रयास इस दौर में खुले तौर पर हैं। एक चौतरफा प्लान होना चाहिए जिसमें समाजवादी पार्टी भी हो, जिसमें बीएसपी भी हो, जिसमें आरएलडी भी हो और जिसमें कांग्रेस भी हो। यह मत देखिए कि किसको कितनी सीटें मिल रही है, पहला मैसेज सामूहिक संघर्ष का होगा या नहीं होगा, क्योंकि हर किसी के लिए अगर बीजेपी के तीसरी बार सत्ता में आने के बाद दिल्ली की गद्दी नहीं बल्कि राज्य स्तर पर छत्रपों के सामने भी सबसे मुश्किल वक्त आ चुका है और मुश्किल वक्त और हो जाएगा, तो उससे टकराने के लिए सभी को एक साथ खड़े होना होगा। कांग्रेस के दस्तावेजों में यह चौतरफा प्लान है कि चारों पॉलिटिकल पार्टी कैसे एक साथ उत्तर प्रदेश में खड़ी होती है उस दौर में जब बीजेपी अपने तौर पर अयोध्या और राम मंदिर का कार्ड खेल चुकी है और निमंत्रण के जरिए उसने एक मैसेज दे दिया है कि वह जिस राजनीति को साधना चाहती है वह उस राजनीति को निमंत्रण पत्र के जरिए ही सही वहां भी साधेगी। तो क्या धर्म से बड़ी कोई राजनीति नहीं, और इस राजनीति के आश्रय उत्तर प्रदेश और बिहार खास तौर से
जो मंडल की राजनीति से निकलकर इस देश में एक नई बिसात को बिछा चुके हैं, उसको दोबारा पुनर्जीवित कर दिया जाए? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश के भीतर अगर सिर्फ मुस्लिम और शेड्यूल कास्ट यानी मुस्लिम और दलित को अगर आप जोड़ते हैं तो यह 36% पर यूं ही आकर खड़ा हो जाता है, जिसमें अभी आपने ओबीसी नहीं जोड़ा, जिसमें ओबीसी के भीतर जो बहुसंख्य यादव है उसको नहीं जोड़ा। तो जो 50% वोट का संकट है और बार बार बीजेपी कहती है कि उसके पास 50% से ज्यादा वोट है और वो 80-20 का खेल खेलती है। 80-20 का मतलब 80% हिंदू और 20% मुस्लिम। तो क्या उस राजनीति में सेंध लगाने के लिए कांग्रेस का यह चौतरफा प्लान तैयार हो चला है? और इस प्लान के भीतर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा राहुल गांधी की न्याय यात्रा के साथ मायावती का चलना होगा। अखिलेश यादव साथ खड़े होंगे और आरएलडी यानी जयंत चौधरी भी उत्तर प्रदेश की सियासत को साथ मिलकर साधेंगे। यहां पर लड़ाई सीटों की बिल्कुल नहीं, और यह परसेप्शन उत्तर प्रदेश से निकलता है तो एक झटके में 80 सीटों का मतलब बहुत साफ है। इससे हटकर 2 राज्य और जहां पर बीजेपी इससे पहले गठबंधन के आश्रय चल रही थी, वहां पर लगभग 88 सीट, 40 सीट बिहार की, 48 सीट महाराष्ट्र की। यह गठबंधन की राजनीति फिर इन 88 सीटों पर कमाल दिखाएगी, यानी एक झटके में 168 सीट। ध्यान दीजिए, 80 सीट यूपी की, 40 सीट बिहार की और 48 सीट महाराष्ट्र की। 168 सीट के दायरे में बीजेपी फंस जाएगी। इस परसेप्शन को कैसे डेवलप किया जाए, और बकायदा कांग्रेस अब उन तमाम आंकड़ों को लेकर बैठकों में बैठकर बता रही है कि क्यों जरूरी है यूपी का परसेप्शन राष्ट्रीय तौर पर दिल्ली की सत्ता को बदल करने के लिए, और उसके केंद्र में मायावती की जरूरत क्यों है। और इसीलिए जो कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं अविनाश पांडे, जो नागपुर से आते हैं, वह राजनीतिक तौर पर अब इस मंत्र को कहीं ना कहीं उस इंडिया में पिरोना चाहते हैं जिसके जरिए देशव्यापी यह मैसेज जाए कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अलग है, बीजेपी से हटकर है और इसमें कोई बटा नहीं है। अब इसकी धारणा के भीतर में जैसे ही आप आएंगे तो पहला राउंड, एक बात और है, क्या अगर समाजवादी पार्टी के मन में यह है कि वह दूसरी सबसे बड़ी पार्टी 2022 के चुनाव में बनी थी और मायावती को अगर शामिल करा लिया जाता है तो फिर उसके लिए आने वाले वक्त में मुश्किल होगी। यहां पर कांग्रेस का तर्क बहुत साफ है अपने तौर पर कि देखिए 2027 तो 2024 के बाद आएगा, उस दौर में भी आपको 3 साल का वक्त मिल जाएगा, लेकिन अगर 24 गंवा देंगे तो 27 में आप कोई नहीं खड़े हो पाएंगे। क्योंकि अगर 2022 के चुनाव में देखें, जहां मायावती सक्रिय ही नहीं थी, राजनीतिक तौर पर चुनाव प्रचार कर ही नहीं रही थी, तो उनके पास लगभग 13% वोट आए थे। दलितों के भीतर सबसे बड़ी तादाद जाटव की है और जाटव वोट मायावती के साथ है, जिसकी संख्या भी 13% है। तो दलित के 13% वोट साथ चले गए मायावती के, बाकी वोट बंट गए और बड़ा हिस्सा बीजेपी में गया। और बीजेपी को यही लाभ मिलता है मायावती अगर खामोश रहती है। जाटव तो चला जाएगा, लेकिन बाकी जो 6-7% की स्थिति बनती है उसके भीतर में वह इधर उधर बंटते चला जाएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी की अपनी राय है कि उसको 32% वोट मिले, 111 विधानसभा की सीट मिली, तो उसकी ताकत कहीं बड़ी है। और अगर बीएसपी साथ खड़ी होती है तो मैसेज वोटरों के भीतर यह जाएगा कि फिर से बीएसपी और समाजवादी पार्टी दोनों एक दूसरे के समानांतर है। अखिलेश यादव ये नहीं चाहते हैं कि समानांतर का मैसेज किसी रूप में जाए, और मायावती अपने तौर पर अपनी पहचान उत्तर प्रदेश से हटकर देश के दूसरे राज्यों में भी तकरीबन 1 करोड़ वोट को समेटे हुए हैं। मतलब है कि मायावती के साथ आने से एक राष्ट्रीय परसेप्शन बनता है। अखिलेश यादव सिर्फ अपने बूते रहेंगे तो वह सिर्फ उत्तर प्रदेश का परसेप्शन बनेगा, लेकिन
दिल्ली की सत्ता पर अगर प्रभाव नहीं पड़ रहा है और यह मैसेज अगर चला जाएगा तो फिर वोटर क्यों जीत दिलाएगा इंडिया को, या क्यों खड़ा होगा इंडिया के किसी भी पार्टी के साथ, वो आरएलडी हो, वो कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो। सामूहिकता का संघर्ष अगर गायब होगा तो। अब इसकी दूसरी स्थिति देखिए, जब विधानसभा चुनाव के भीतर पिछली बार कांग्रेस सिर्फ 2.5% वोट लेकर आई थी, आरएलडी के वोट उससे ज्यादा थे, 2.8% आरएलडी के वोट थे। बीएसपी के पास 13% थे, समाजवादी पार्टी के पास 32% वोट थे और बीजेपी लगभग 41% वोट के साथ विधानसभा में थी, जो सबसे ताजा चुनाव है। लेकिन एक क्षण के लिए उस दौर में चले जाइए जब अखिलेश यादव की सत्ता के खिलाफ 2017 में बीजेपी ने अपने आप को गोलबंद किया और जनता के बीच गई। उस दौर में बीजेपी को वोट लगभग 40% मिले थे, यानी 2022 से कम मिले थे। लेकिन समाजवादी पार्टी सत्ता से जब हट रही थी उस समय उसका वोट परसेंटेज 21 और 22% था और बीएसपी का परसेंटेज 22.23% था। यानी समाजवादी पार्टी को 2017 में जितने वोट मिले उससे ज्यादा वोट बीएसपी को मिले, मायावती को मिले। 2022 में स्थिति उलट गई, पलट गई। अब यहां पर एक सवाल और है कि आरएलडी को एक सीट पर जीत मिली थी 2017 में, लेकिन गठबंधन के साथ वो खड़ी हुई 2022 में, जब समाजवादी पार्टी के साथ थी तो उसको 8 सीटों पर जीत मिली। उसका परसेंटेज ऑफ वोट भी बढ़ के 1.78 से 2.83% तक चला गया। यह विधानसभा की एक तस्वीर है, लेकिन इस तस्वीर के समानांतर लोकसभा की तस्वीर कहीं रोचक है, जिसका जिक्र कांग्रेस बार बार कह रही है कि क्यों जरूरी है मायावती की एंट्री इसमें, और इसकी गंभीरता को अखिलेश यादव को समझना चाहिए और टकराव की परिस्थिति छोड़नी चाहिए। और यही संवाद मायावती से है कि जो उन्हें डर है समाजवादी पार्टी से, जो वो कह रही हैं कि उन्हें डर है अपनी जान तक का और कह रही हैं अपने हेडक्वार्टर को बदल डालिए, तो सिर्फ 6 ही महीने का तो वक्त है। इस 6 महीने से भी कम वक्त में, यानी मई तक में, तो देश की तस्वीर साफ हो जाएगी। तो राजनीतिक प्रयोग सबसे बड़ा अगर इन 3 महीनों में नहीं हुआ, यानी अप्रैल में नोटिफिकेशन से पहले मार्च के आखिरी हफ्ते में नोटिफिकेशन होगा, इसका मतलब है 2 महीने ही सिर्फ बचे हैं। उससे पहले की राजनीति को साधने की दिशा में अगर सभी नहीं आए और मायावती अगर न्याय यात्रा में निकल कर आ गई, तो एक झटके में जिस करंट को अयोध्या और राम मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा के आश्रय बीजेपी पूरे देश में पिरोना चाहती है, उसकी हकीकत क्या होगी। दरअसल याद कीजिए और चले जाइए उस दौर में जब उत्तर प्रदेश के भीतर जब चुनाव हो रहे थे। अगर उस दौर को याद कीजिएगा लोकसभा चुनाव में भी, तो जब आंदोलन चल रहा था 91 के भीतर, आंदोलन जब चल रहा था उस समय समाजवादी पार्टी नहीं बनी थी, उस समय बीएसपी की मौजूदगी शुरू हुई थी और जनता दल उस समय थी, उसको 21% वोट मिले थे। 91 का हम जिक्र कर रहे हैं जब राम जन्मभूमि आंदोलन पूरे यौवन पर था, अडवाणी जी रथ यात्रा लेकर निकल गए थे और उसके बाद की परिस्थितियां हैं। उस दौर में बीजेपी को 51 सीटें मिली थी 85 में से, तब उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था, दोनों साथ थे, 85 लोकसभा की सीट होती थी, उसमें से 51 सीट बीजेपी जीतती है और 32.8% वोट बीजेपी को मिलते हैं। जनता दल को 21% वोट मिलते हैं, 28 सीटों पर जीत मिलती है। बीएसपी को लगभग 9% वोट मिलते हैं, दोनों मिलाइएगा तो लगभग 30%। और उस दौर में कांग्रेस को 18% वोट मिलते थे। इन तीनों को अगर उस दौर में मिला दीजिएगा तो ये लगभग 47-48% होते हैं। और उसके बाद जब 96 में इलेक्शन होता है तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी को बहुत लाभ मिलता है। बीजेपी 51 से 52 सीट पर आती है और उसको 1% की बढ़ोतरी मिलती है। यानी पूरे अयोध्या आंदोलन, राम मंदिर आंदोलन में 1% की वृद्धि 32.8% से 33.4% और एक लोकसभा सीट की वृद्धि 51 से 52 सीट पर। तब समाजवादी पार्टी बनती और समाजवादी पार्टी पहले राउंड में 16 लोकसभा की सीट जीतती है, 20% वोट मिलते हैं, 20-21% वोट मिलते हैं और 20% वोट मायावती को भी मिलते हैं। उस समय कांशीराम थे, यानी बीएसपी को भी मिलते थे। इन दोनों को मिलाइएगा तो 40% उस दौर में हो गए जब आंदोलन पूरे यौवन पर था। राम मंदिर बना नहीं था,
लेकिन रास्ता साफ कर दिया गया था यह कहकर, और चंपत राय इस वक्त जो ट्रस्ट के चेयरमैन है उस समय बेहद सक्रिय थे और पूरा का पूरा बाबरी मस्जिद विध्वंस की जो पूरी परिस्थितियां थी उसकी चक्रव्यूह भी उन्होंने बनाया था उस दौर में। लेकिन फायदा उस रूप में बीजेपी को नहीं हुआ। कांग्रेस समझा रही है कि दरअसल बीएसपी और समाजवादी पार्टी दोनों के सामने पहली बार यह मौका आया है कि वह उस 90 के दशक की राजनीति सरीखी लाइन उत्तर प्रदेश में खींच सकती है, जब राम जन्मभूमि आंदोलन चलते वक्त बीजेपी को लगते रहा कि सत्ता मिल जाएगी, लेकिन मुलायम सिंह और काशीराम की जोड़ी ने उन्हें सत्ता पे आने नहीं दिया और यही असर हुआ कि 1991 और 1993 में विधानसभा चुनाव में कल्याण सिंह की कुर्सी चली गई। काशीराम और मुलायम सिंह ने हाथ मिलाया और सरकार इनकी बन गई, क्योंकि समाजवादी पार्टी को तब 109 सीट मिली थी और परसेंट ऑफ वोट था 17.9%। बीएसपी को 11.1% वोट था और 67 सीटें थी, यानी 29% वोट थे। अब इस परिस्थिति में अगर मौजूदा वक्त में आप निकल कर आते हैं तो एक चीज और समझिए, समाजवादी पार्टी के भीतर गुस्सा है कि 2014 में भी उसने 5 लोकसभा की सीटें जीती जब वो मायावती के साथ नहीं थे, और 2019 में जब वो मायावती के साथ आए तो उनका परसेंटेज ऑफ वोट भी घट गया और लोकसभा की सीट भी बढ़ी नहीं, 5 की 5 रह गई। लेकिन उनसे लाभ मायावती को हो गया, जो वो 10 सीट जीत गई, जो कि 2014 में 0 सीट थी और परसेंटेज ऑफ वोट मायावती का वही रहा, लगभग 19 साढ़े 19%। तो अखिलेश यादव के भीतर की टीस यह है कि दरअसल हमारा वोट तो ट्रांसफर हो गया, लेकिन मायावती का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। कांग्रेस इसको राजनीतिक तौर पर और सामाजिक तौर पर परिस्थितियों को रख रही है, और जो अविनाश पांडे जिस राजनीति को साध रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि जातियों के समीकरण में दलित अगर वोट नहीं दे रहा है समाजवादी पार्टी को तो वह वोट चला जा रहा है बीजेपी के पास, और जब कांग्रेस और आरएलडी भी साथ में खड़ी होगी तो वोट बीजेपी के पास नहीं जाएगा, वोट आएगा तो कांग्रेस के पास आएगा या फिर समाजवादी पार्टी के पास कुछ वोट कांग्रेस का शिफ्ट होगा। यह तो आपस में ट्रांसफर हो सकता है। तो आप 2019 को उस रूप में मील का पत्थर मत बनाइए जिससे यह मैसेज रहे कि मायावती के वोट ट्रांसफर समाजवादी पार्टी में नहीं होते हैं, समाजवादी पार्टी के ट्रांसफर वोट मायावती में हो जाते हैं। इसके लिए चौतरफा प्लान बनाने की जरूरत है, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी की मौजूदगी और साथ में मायावती, ये दोनों अगर मिलते हैं तो यह कमाल की परिस्थिति है, और कांग्रेस इन परिस्थिति के साथ जुड़ती है तो एक नई स्थिति बनती है। और उसमें अखिलेश यादव, जो कि पिछले विधानसभा चुनाव में सबसे ताकत के साथ इसलिए उभर कर आए क्योंकि समूचा मुस्लिम वोट बैंक उनके साथ खड़ा था, लेकिन अगर दिल्ली में गद्दी नहीं डिग रही है तो क्या यह मुस्लिम वोट बैंक समूचा समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा रहेगा या बट जाएगा, या वो मायावती के साथ चला जाएगा अगर मायावती सक्रिय हो गई, या कांग्रेस के साथ आएगा, यह समझना होगा। तो इस वोट को एक साथ रखने की परिस्थितियों में प्लानिंग बहुत साफ है, और यह चमत्कार उत्तर प्रदेश के भीतर नजर आ सकता है, जिसकी पहली दस्तक हो सकता है फरवरी में हो। फरवरी का मतलब यह है कि जब 11 तारीख को न्याय यात्रा के साथ राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में आए और उस वक्त मायावती उनके साथ चल पड़े, राजनीतिक तौर पर यह बड़ा परिवर्तन इस समूचे देश की उस राजनीति में होगा जिसमें एक झटके में प्रधानमंत्री मोदी ने 4 नई जातियां खोज ली हैं। वो गरीब जाति है, वो महिलाओं की जाति है, वह युवाओं की जाति है, वह किसानों की जाति है, और संयोग से ये चारों परिस्थिति उत्तर प्रदेश के भीतर अपनी जमीन को पाने के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था और आर्थिक परिस्थितियों को संभालने के लिए राम मंदिर की धुन में कितना झूमेगी या नहीं झूमेगी, या राजनीतिक तौर पर साथ खड़ी होगी या नहीं होगी। यह सवाल कोई बहुत मुश्किल इसलिए नहीं है क्योंकि यह प्रयोग तो 30 बरस पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में बाकायदा खुलकर हुआ है, जहां बीजेपी सत्ता में लौट नहीं पाई, और शायद यही वो असल मोड़ है इंडिया के भीतर का, जिसके बाद ममता बनर्जी हो, नीतीश कुमार हो, उद्धव ठाकरे या शरद पवार हो,
सब सारी स्थिति एक झटके में अनुकूल हो जाएगी। इंतजार करते हैं क्या होता है। दरवाजा खटखटाया जा चुका है मायावती का। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।